बट अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल एंड में जाके करना है तो फिर आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कराया था। हेलो बच्चा, आई होप सब अच्छे से होंगे, सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली तैयारी करनी है, बीच में रुक रुक के तैयारी नहीं करनी है कि स्टार्टिंग से जैसे आप चल रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको शुरू से ही पूरे 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप पूरे साल 11th और 12th प्रॉपर तरीके से 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेंगे, 3 से 4 घंटे भी अगर सेल्फ स्टडी कर लेंगे क्लासेस के टाइम के अलावा, तब भी आपका आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल एंड में जाके करना है तो फिर आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकंड फॉर द सॉल्यूशन चैप्टर। इन दिस चैप्टर बेसिकली हमारे पास में, आपको पता है ये जो सीरीज चल रही है ये जेई एडवांस के लिए चल रही है, तो इसमें हमारा बेसिकली जेई एडवांस का ही है पूरा ये जो लेक्चर है। लेक्चर 1 आपका सीबीएसई रिलेटेड भी था, पर लेक्चर 2 आपका जेई एडवांस, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी है। बाकी जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगी वो आपको हैक एमसीक्यू ऐप पे मिल जाएंगे। अभी ये ऐप अवेलेबल नहीं है, बट हाँ अगले 3-4 दिन में ये ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन करने हैं, आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन करने हैं, आप सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड डाल के करेंगे, जो कि मैं आपको 1-2 दिन में आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली मेरे बैच में एंटर हो जाएंगे। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या फिर जो हमने क्लास लिया उसमें कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक लाइव क्लास रखेंगे जहां पे हम ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज की जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं उसमें हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो आपके पास में जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप आपके पास कौन से हैं, रिलेशनशिप ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, डेंसिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये सारे रिलेशनशिप पूरा डेरिवेशन करके करेंगे। इसके बाद में यहीं पे आज इक्विवेलेंट मास को आप डिस्कस करेंगे। इसी के बाद में आप नॉर्मेलिटी को भी आज यहीं डिस्कस करेंगे। तो यही अपने आप में बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कराया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास में वॉल्यूम प्रेजेंट है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। तो टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि जिस भी टर्म में आपके पास में वॉल्यूम आ रहा है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। जैसे कि मास परसेंट है, यहाँ पे केवल मास है तो यहाँ पे नो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। इसके बाद में यानी कि मास बेस्ड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद में वॉल्यूम परसेंटेज में आपके पास में वॉल्यूम में फर्क आएगा, और वॉल्यूम में फर्क आएगा तो वो आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा। मास बाय वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम आ गया तो ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। देन मोलैरिटी, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि मैं दोबारा भी यूज करूंगी इसको, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। मोलैलिटी में मेरे पास में नंबर ऑफ मोल अपॉन मास होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास में आएगा, दैट इज इन केजी। तो यहाँ पे आपके पास में केवल मास और मास ही है, तो ये आपके पास में मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। मोल फ्रैक्शन की अगर आप बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन में भी आपके पास में वॉल्यूम नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और आपके पास मास परसेंटेज ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जिस भी टर्म में वॉल्यूम आ रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और जिस भी टर्म में आपके पास में वॉल्यूम नहीं आ रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आता है आपके पास में नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास में आता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब रिलेशनशिप ड्राइव करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स ले लेती हूँ कि हम कैसे कैसे इसको यूज करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जब मैं सॉल्यूट लूंगी तो मैं सॉल्यूट को बी लूंगी, जब मैं सॉल्वेंट लूंगी तो सॉल्वेंट को हम ए लेंगे, और अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो आप सॉल्यूशन को ए बी ले लेंगे। अब कुछ बच्चों ने 1, 2 और एस करके याद किया होगा या फिर अलग अलग टर्म्स याद करी होंगी, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास में जब भी आप कोई टर्म यूज कर रहे हैं तो आपके पास में मोल्स पता होने चाहिए या फिर आपके पास में मास होना चाहिए, तो आप मोल निकाल सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले जो डेरिवेशन कर रही हूँ जो कि आपका तीनों रिलेशनशिप में यूज होगा, जहां पे मोलैरिटी का
मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी का आपका डेंसिटी के साथ में मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी, तो ये सारे रिलेशनशिप में ये वाली टर्म्स यूज होने वाली हैं। तो मैं एक बार यहीं पे लिख दूंगी और इनको बार बार वहां पे यूज करते रहेंगे। सबसे पहले मैंने माना कि मुझे जो सॉल्यूशन दिया है, मेरे पास जो सॉल्यूशन है, इफ सॉल्यूशन हैज m मोल पर लीटर, यानी कि मेरे पास में जो सॉल्यूशन है उसमें m मोल पर लीटर है, 1 लीटर में m मोल, तो m आपकी मोलैरिटी हो गई, यानी कि ये आपकी मोलैरिटी हो गई। तो मैंने माना मेरे पास में क्या है, 1 लीटर में मेरे पास में m मोल ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के m मोल हैं और ये लीटर जो है ये सॉल्यूशन है। और यहां पे अगर 1 लीटर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000 ml लिख सकती हूँ, यानी कि 1000 ml में मेरे पास में सॉल्यूट के जो मोल हैं वो m मोल है। ये आपके पास में सॉल्यूट मोल, और MB मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी क्योंकि B फिर मैं मोलर मास के लिए यूज करने वाली हूं, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, यानी कि ये वाली टर्म आ गई मेरे पास में मोलैरिटी, सॉल्यूट के ये मेरे पास में मोल है, जबकि मेरे पास में मोलैरिटी मैंने ली है m मोल पर लीटर। ठीक है, क्लियर? यहां से शुरू करते हैं हम, यानी कि मेरे पास में जो सॉल्यूशन है उसमें m मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट का अगर मैं मास निकालूंगी तो सॉल्यूट के मोल मेरे पास में आ गए, सॉल्यूट मोल इज इक्वल्स टू m। तो अगर मुझे सॉल्यूट का मास निकालना है तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास में m है और MB मेरे पास में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि यहां से मेरे पास में मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, MB मेरे पास में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चा, ठीक, क्लियर? यहां से मेरे पास में सॉल्यूट का मास आ गया। अब अगर मुझे डेंसिटी दी है, और मुझे अगर डेंसिटी दी है तो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास में WAB मैं इसको लिख रही हूं, और मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, AB। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास में क्या होता है, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब डेंसिटी आपको ग्राम पर ml में दी है और वॉल्यूम आपने 1000 मिलीलीटर में लिया है, यानी कि यहां पे मेरे पास में आएगा, अगर डेंसिटी मैं ग्राम पर ml में ले रही हूं और वॉल्यूम को मैं मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास में 1000 मिलीलीटर आएगा, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी मेरे पास में आ गई 1000 D ग्राम में। तो मेरे पास में डेंसिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास में आ गया 1000 D ग्राम में। अब अगर आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, यानी कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे मेरे पास में, इसे मैं थोड़े डिफरेंट कलर से यूज करूंगी क्योंकि ये मैं बार बार यूज करने वाली हूं। तो अब मेरे पास में आता है यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से आप निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, अभी आप करके आए हो 1000 D, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपने कैसे लिखा था, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास आ गया। अब अगर आपको सॉल्वेंट के मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास होता है। तो अब अगर आपको मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं तो आप यूज करोगे 1000 D माइनस M इंटू MB अपॉन MA। तो ये वाली टर्म हम यूज करेंगे जहां भी कहीं हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, जहां पे आपके पास में MA क्या है, MA आपके पास में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चा, क्लियर? ये चीजें आपने नॉर्मली पढ़ी हैं, बस वो इतनी सारी टर्म्स आ जाती हैं तो वो पढ़ने में प्रॉब्लम कर जाती हैं। बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा
तो मैं ऐसी ट्रिक दे दूंगी कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला भूल गए तब भी आप डेंसिटी दी है या फिर मोलैलिटी दी है या मोलैरिटी दी है तब भी आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये मेरे पास में यहां पे अब मेरे पास में ये पहली टर्म आ चुकी है जो कि मैं यूज करने वाली हूं। अब हमारे पास में टर्म क्या थी, हम कर क्या कहना है, रिलेशनशिप ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आप मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप कर रहे हैं, तो अब मैं रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही हूं। तो ये आपके पास में आता है रिलेशनशिप ऑफ मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर? अब मैं ले रही हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये मेरे पास में आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। यही तो होता है, यानी कि आपके पास में जो भी दो कंपोनेंट हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मोल और जिसका भी आप निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, वो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी हमारे पास में मोलैरिटी की टर्म में थे, तो यहां पे भी मैं मोलैरिटी लिखूंगी, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास में ये मैं कैलकुलेट कर चुकी हूं, यानी कि इस पूरी टर्म को मैं यहां पे रख दूंगी 1000 डी एम एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, ठीक, एम आपकी मोलैरिटी है, एम बी आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, एम ए आपके पास में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम मैंने लिया तो मेरे पास में आया जाई बी इज इक्वल्स टू एम इंटू एम ए। एलसीएम लेके वो वाली टर्म मैं ऊपर न्यूमरेटर में भी ले गई हूं, तो ये मेरे पास में हो जाएगा। और क्योंकि आप जेई के बच्चे हैं तो आपके लिए ये कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ ना आए कि मैंने क्या किया है। मैंने एलसीएम लिया एम इंटू एम ए प्लस 1000 डी माइनस एम इंटू एम बी, मतलब मैंने इस पूरी टर्म का एलसीएम लिया। एलसीएम लेके जो मेरे पास में एम ए डिनोमिनेटर में था इसको मैं ऊपर ले गई हूं, और ये वाली पूरी टर्म मैंने ऐसे लिख दी है। अब मैं क्या करूंगी, अब इसको मैं यहाँ पे आप इसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में मोलर मास ऑफ ए आ रहा है, मोलर मास ऑफ बी आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो एक एक टर्म आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो वो आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको जाई बी से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास में आएगा जाई बी एम इंटू एम ए प्लस 1000 डी जाई बी माइनस एम इंटू एम बी जाई बी इज इक्वल्स टू एम इंटू एम ए। ठीक है, अब क्या किया, 1000 इंटू डी इंटू जाई बी वाली जो टर्म है वो मैंने यहीं रहने दी, बाकी जो एम एम वाली टर्म है वो सारी मैं उधर ले गई हूं। तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा 1000 डी इंटू जाई बी इज इक्वल्स टू एम एम ए माइनस जाई बी एम इंटू एम ए प्लस एम इंटू एम बी इंटू जाई बी। ठीक है, क्लियर? अब मैंने क्या किया, यहां से m इंटू एम ए को कॉमन ले लिया। ये वाली दोनों टर्म में आपके पास में m इंटू एम ए है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो मैंने किया इसे m इंटू एम ए कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में आया 1 माइनस जाई बी प्लस एम एम बी जाई बी। अब 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू सम 1 होता है, तो आप 1 में से एक्स बी माइनस करोगे तो वो आपके पास में एक्स ए आ जाएगा, यानी कि अब आपका फॉर्मूला एक्स ए की टर्म में भी आ गया है। तो ये मेरे पास में आएगा m इंटू एम ए एक्स ए प्लस m इंटू एम बी एक्स बी। मैंने यहां से m कॉमन ले लिया, तो मेरे पास में आ गया m एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी, और यहां पे मेरे पास में आ गया 1000 डी एक्स बी। ठीक है, अब ओवरऑल फॉर्मूला मेरे पास में जो निकल के आएगा, ये ओवरऑल फॉर्मूला मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रही हूं। तो ये जो ओवरऑल फॉर्मूला मेरे पास में निकल के आया है, ये आपके पास में आएगा 1000 डी जाई बी इज इक्वल्स टू एम एम ए जाई ए प्लस एम बी जाई बी। तो मेरे पास में आएगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 डी एक्स बी अपॉन एम ए एक्स ए प्लस एम बी एक्स बी। आप इसको जाई बोल दो, एक्स बोल दो, वो आपके ऊपर है, मेरे को पता, मैं इसलिए दोनों टर्म ही यूज कर रही हूं, बट एक्चुअल में ये है क्या, मोल फ्रैक्शन है। तो ये आपके पास में पहला रिलेशनशिप ड्राइव हो गया। ठीक है,
अब आप इस रिलेशनशिप को रट लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि बुक्स में दे रखा है तो रटा हुआ करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगी कि आप इसको पूरी तरीके से रट लो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे, इवन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। बस फॉर्मूले से इतना फायदा हो जाता है कि आप थोड़ी जल्दी कर लेते हो, बट अदरवाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तब भी आप जल्दी कर लोगे। कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी है। तो अब हमारे पास में आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है मोलैरिटी 2.0 मोलर, यानी कि 2.0 मोलर सॉल्यूशन दिया है ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ये आपके पास में आ गया MB 180, हैज अ डेंसिटी, यानी कि आपको डेंसिटी भी दी है, डेंसिटी आपको 1.20 ग्राम पर ml दी है। द मोलर मास ऑफ वाटर आपको दे रखा है, यानी कि MA भी आपको दे रखा है 18। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपके पास में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। अब देखो पहले तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास में है M इज इक्वल्स टू 1000 D इंटू XB अपॉन M इंटू MA इंटू XA प्लस MB इंटू XB, ये वाला फॉर्मूला है। अब आपको मोल डेंसिटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन तो आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे टर्म को XB की टर्म में लिख लो, यानी कि इस XA को 1 माइनस XB लिख लो, तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके पास में। तो पूरी इक्वेशन आपके पास में ऐसे ही आ जाएगी। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मोलैरिटी मेरे पास में 2 आ गई है, 1000 ये मोल पर लीटर में होगी, ये आपके पास में 2 मोल पर लीटर, 1000 इंटू डी आपके पास में 1.20, तो ये आपके पास में ग्राम में मास आ गया होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ XB आपको निकालना है। MA आपको दे रखा है 18, और यहां पे मैं इसे 1 माइनस XB लेके चलूंगी, और ये MB आपको दे रखा है 180, और XB आपको निकालना है। तो आप इसको सॉल्व कर दो, यानी कि ये आपके पास में आएगा 120 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास में आ जाएगा 1200 XB अपॉन 18, ये 2 है आपके पास में, 18 माइनस 18XB प्लस 180XB। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको करेंगे 1200 XB अपॉन 18, 180 में से आपने 18 माइनस किया तो ये आपके पास में आ गया 10 में से 8 के बचे 2 और 7 में से 1 के बचे 6 और ये आ गया 162 XB। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई में ले गए तो मल्टीप्लाई में जब आप ले जाओगे तो आपके पास में आएगा 36 प्लस 4 12 324 XB इज इक्वल्स, तो ये आपके पास में आ गया 1200 XB। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 1200 XB माइनस 324 XB, तो ये आपके पास में आ गया 36 इज इक्वल्स टू XB और 10 में से 4 के बचे 6, 9 में से 2 के बचे 7 और आपके पास में बचा 11, 11 में से 3 के बचे 8। जब आप 876 को 36 से करोगे तो ये आपके पास में 876 और 36 तो ये 0.0 ये आपके पास में, फिर डेसिमल और 0 2 0 आ जाएंगे ये, और ये 4 8 32, यस 4 के आसपास आंसर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन इस तरीके से कर लोगे। अब इस क्वेश्चन में मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेशंस आपको ही करनी है। अब यहाँ पे अगला आपके पास में आता है, अब आप मैं कहूं कि मुझे ये क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करना है, माना मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी, तो उसके लिए हमारे पास में आता है, ये देखो अब लेते हैं ट्रिक। कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक कैसे है, आप लिखो सॉल्यूट, यहां पे सॉल्यूट, यहां लिखो सॉल्वेंट और यहां लिखो सॉल्यूशन। ये एडिक्टिव प्रॉपर्टी है तो यहां पे ये आपके पास में मोल आ जाएगा, यहां पे आप ले लो मास और यहां पे आप ले लो वॉल्यूम। ठीक है, निकालना क्या था हमें, मोल फ्रैक्शन निकालना था। मोल फ्रैक्शन हमारे पास में यहाँ पे 0.4 आ रहा है। मोलैरिटी आपको दे रखी है 2 मोल पर लीटर दे रखे हैं, यानी कि मेरे पास में ये 2 मोल है और सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर आ गया। सबसे पहले आप ये लिख लो,
ठीक है। अब अगर सॉल्यूशन आपके पास में मोलैरिटी 2 मोल है और सॉल्यूशन आपके पास में ग्लूकोज है, तो आप क्या करोगे, मास निकालने के लिए 2 इंटू 1 करोगे, 2 इंटू 180 करोगे, जो कि आपके पास में आ जाएगा 360 ग्राम। अब अगर ये 1 लीटर है तो आप इसे कैसे कर दोगे 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी आपको दे रखी है, वॉल्यूम आपको पता है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में आएगा 1000 इंटू डेंसिटी आपको कितनी दी थी 1.20, 1000 इंटू 1.20 ग्राम पर एमएल, तो एमएल से एमएल कट जाएगा, ग्राम में आपके पास में आ जाएगा, ये आ गया आपके पास में 1200 ग्राम। तो यहां से आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए 1200 में से 360 माइनस कर दो। 1200 में से आप 360 माइनस करते हो तो ये 0 हो गया, ये आपके पास में आ गया 10 में से 6 गए बचे 4 और यहाँ बचे 11, 11 में से 3 गए बचे 8, ये आपके पास में 840 सॉल्वेंट का मास आ चुका है। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। जब आपके पास में सॉल्वेंट का मास आ गया तो सॉल्वेंट के मोल आप निकाल सकते हो। सॉल्वेंट के मोल कैसे निकालोगे, 840 डिवाइडेड बाय 18, 840 डिवाइडेड बाय 18 अगर हम करते हैं तो ये आपके पास में आएगा, इसको कर लेते हैं एक बार जरा थोड़ी जल्दी से, तो ये आपके पास में 840 डिवाइडेड बाय 18, ये आपके पास में आ गए 46.6, या आप इसे 46.7 में लिख सकते हैं। अब आपके पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 2 प्लस 46.7, तो ये आएगा 2/48.7। अब आप 2 डिवाइडेड बाय 48.7 कर दो तो 0.41, यहां से भी आपके पास में 0.041 आंसर आएगा। अब आप देख लो कौन सा आपको इजी लग रहा है, यहां पे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट याद होंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास में आता है एन एक्वस सॉल्यूशन हैज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ 60 इक्वल टू दिस वन, यानी कि आपको मोल फ्रैक्शन एक्स बी दे दिया है 0.05, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखी है 1.05 ग्राम पर एमएल है, और मोलर मास ऑफ ए आपको दे रखा है 18 और मोलर मास ऑफ बी आपको दे रखा है 16। मोलैरिटी निकालनी है तो आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 डी इंटू एक्स बी ओवर एम ए एक्स ए एम बी एक्स बी, सब कुछ दिया हुआ है, मोलैरिटी निकल जाएगी। वैल्यूज आपको रखनी है, आपको ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैज अ मोल फ्रैक्शन, सेम वही चीज है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद में आता है अगला आपके पास में रिलेशनशिप ऑफ द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप ऑफ मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। अब आपके पास में आता है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप। अब आप जब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप करते हैं तो मोलैलिटी में आपको पता है मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन से ही शुरू कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें दिया है एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एन बी आपको पता है, ये आपके पास में क्या था। अब यहां पे जब मुझे क्योंकि मोलैलिटी का रिलेशनशिप निकालना है तो मैं यहां पे लिखूंगी लेट्स मोलैलिटी इज एम मोल पर केजी, यानी कि 1 केजी में आपके पास में m मोल प्रेजेंट है। तो सॉल्वेंट के आपके पास में कितने हो गए 1 केजी, 1 केजी का मतलब आपके पास में कितना हो गया, सॉल्वेंट 1000 ग्राम हो गया, ये आपके पास में सॉल्वेंट जो आ गया वो 1000 ग्राम हो गया, और 1000 ग्राम में आपके पास में m मोल प्रेजेंट है। तो मैं NB की जगह यहां पे m लिख दूंगी मोलैलिटी की टर्म में, क्योंकि मुझे ये ड्राइव करना है, और यहां पे मेरे पास में आपका जो आएगा Na, ये भी m लिखूंगी, और मुझे अगर B के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, यानी कि अगर A के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो इसके मोल निकालने के लिए मैं क्या करूंगी 1000 डिवाइडेड बाय Ma, ये आपके पास में सॉल्वेंट के मोल्स आ गए, तो सॉल्वेंट के मोल को यहां पे रख दो 1000 डिवाइडेड बाय Ma, फिर वही एलसीएम लो, तो आपके पास में आएगा एक्स बी इज इक्वल्स टू एम ए इंटू एम इंटू एम ए प्लस 1000,
ठीक है बच्चा। अब आप इसे कैसे भी सॉल्व कर लो, अगर आपको m की टर्म में चाहिए, xb की टर्म में चाहिए, आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। मैं इसको पूरा सॉल्व कर देती हूँ, मल्टीप्लाई ले जाओ, आप मल्टीप्लाई में ले जाओ, या फिर इसको आप रिवर्स कर दो। ये आपके पास में आएगा 1/xb इज इक्वल्स टू m इंटू एम ए प्लस 100/m इंटू एम ए। अलग अलग कर दिया तो मेरे पास में आया 1/xb इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1000/m इंटू एम ए। 1 को मैं यहां माइनस में ले आई, तो आप 1 को अगर मैं यहां माइनस में ले आऊंगी तो मेरे पास में आएगा ये 1xb माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1000m/ma। एलसीएम ले लिया, xb 1 माइनस xb इज इक्वल्स टू 1000m/ma। 1/xb को xa लिख सकते हैं, xa/xb इज इक्वल्स टू 1000m/ma। या फिर आप लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू xb/xa इंटू ma। ये आपके पास में मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप आ गया, और इसको आप किसी भी न्यूमेरिकल में आप यूज कर लो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑफ एन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आपको दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन यानी कि आपको XB दे रखा है 0.02। मोलर मास ऑफ वाटर यानी कि MA आपको दे रखा है 18। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, तो आपको पता है M इज इक्वल्स टू 1000 XB, ठीक है। और अपॉन में आपके पास में था MA इंटू XA। अगर आपके पास में XB 0.08 है तो XA आपके पास में आएगा 1 माइनस 0.02। इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.92, 0.98, 0.98। वैल्यूज रख दो। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.02, 18 इंटू 0.98। सॉल्व आप करेंगे, आप ही टिक करेंगे इसको। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन आपकी होमवर्क क्वेश्चन के लिए है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज ए मोलैलिटी ऑफ 2 मोल पर केजी। यहाँ पे अब आपको मोलैलिटी दी, मोलैलिटी आपके पास में 2 मोल पर केजी आ गई। द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और मोल फ्रैक्शन वहां से निकाल लेंगे, यानी कि ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 दे रखा है, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? देखो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास में अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है तो 60 ग्राम आपको दे रखे हैं और उसी का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल दे रखा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ही नंबर ऑफ मोल, ये नंबर ऑफ मोल आ गया, तो ये 1 आ गया। अब अगर मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ वाटर आपको निकालने हैं तो वाटर का जो मास है वो 500 ग्राम दे रखा है और वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है। अब आपको पता है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी करा दिया था आपको, अगर आपको 1000 ग्राम ऑफ वाटर दिया है तो उसके नंबर ऑफ मोल 55.5 होते हैं। अब आपको 500 ग्राम वाटर दिया है तो यानी कि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 55.5 डिवाइडेड बाय 2। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास में आएगा 2 2 4, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10। ये आपके पास में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल दो, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपके पास में 1 प्लस 27.75, सो 1/28.75 आ जाएगा। यहां से आप आंसर निकाल लेना, ठीक है बच्चा। चलिए इसके बाद में आता है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास में मोलैलिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी तीनों चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास में मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी तीनों का रिलेशनशिप निकालना है। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे। हमें पता है मोलैलिटी पर, यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ, लेट्स सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी है तो मेरे पास में जो सॉल्यूशन है मोलैरिटी इज m मोल पर लीटर, या फिर आपके पास में m मोल इन 1000 मिलीलीटर, जो कि हमने पीछे पूरा सॉल्व किया हुआ है। यानी कि अब मैं यहां पे लिखूंगी मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पास में m मोल है जो मोलैरिटी की टर्म में है, और अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, वो आपके पास में आता है 1000 D माइनस m इंटू एम ए, यही था आपके पास में m इंटू एम बी। ठीक है, ये आपके पास में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम था, ये मेरे पास में ग्राम में था, ये मैंने आपको वहां पे स्पेशली इसीलिए लिखवाया भी था कि ये जो चीज है ये आपके पास में ग्राम में है। ये देखिए यहां पे जो मेरे पास में आया था ये 1000 ग्राम है, और 1000 ग्राम के बाद में जब मैंने इसका ये मोलर मास निकाला, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला था, ये भी पूरा ग्राम में ही होगा। तो अब यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, तो जब आप मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में करोगे तो आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि जब आप इस डेरिवेशन को करोगे तो यहाँ पे आप इसे 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये आपको केजी में करना है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अब मैंने क्या किया, m, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, यानी कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ m इज मोलैरिटी d माइनस m इंटू एम बी अपॉन 1000, ऐसे कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आप इसको कैसे भी चेंज कर लो, मैं नहीं कहूंगी कि मैं जितना पूरा करा रही हूं आप उस तरीके से करो, जैसे आपको समझ आ रहा है आप वैसे करो। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा एम डी माइनस एम इंटू एम बी अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू m। ठीक है, ऐसे कर लो। अब इसको आप यहां पे ले आओ, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा, मोलैरिटी वाली सारी टर्म मैं एक साथ ले आई हूं तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूं अब, यानी कि ये मेरे पास में आएगा एम डी इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू एम बी अपॉन 1000। यहां से मैंने मोलैरिटी कॉमन ले ली, तो मेरे पास में आ गया 1 इंटू स्मॉल m इंटू एम बी अपॉन 1000। इसको आप डिवाइड में ले जाओ, तो डिवाइड में आपके पास में मोलैरिटी इज इक्वल्स टू m इंटू डी अपॉन 1 प्लस m इंटू एम बी अपॉन 1000। ये आपके पास में मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप आ गया। अब क्वेश्चन हमें दिया है ये वाला, अ सॉल्यूशन of sodium chloride has a molality 2 mole per kg and a density 1.08 gram per, the molarity of the solution आपको निकालनी है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, m is equals to m into d 1 plus m into mb upon 1000। ठीक है, यही है आपके पास में। तो मोलैलिटी आपको दे रखी है 2, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.08, और यहाँ पे आपके पास में 1 प्लस मोलैलिटी, फिर आपके पास में 2, आपके पास में मोलर मास ऑफ B, यानी कि NaCl का मोलर मास आपको दे रखा है 58.5 अपॉन 1000। या तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देख लो, ये आपके पास में आएगा 2.16, 1 प्लस ये आपके पास में हो गया 0, 19, 18, 8 और 16, 17, 7 और 10 और 11, 117 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास में आएगा 2.16 अपॉन 1 प्लस 0.117, तो ये आपके पास में 2.16, 1.117, तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 के आसपास वाला आपके पास में आंसर होना चाहिए। आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.8 के आसपास, क्योंकि 2 से ज्यादा तो नहीं आएगा, ये आपके पास में ट्वाइस ही आ रहा है, यस, तो 2 से कम ही आएगा। तो ये आप सॉल्व कर लेना, 1.8 आएगा या 1.9 आएगा। अब तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो अब आप कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, तो सिंपल सी बात ये है, सेम वही चीज आप लिखो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और यहां पे आपके पास में आ गया सॉल्यूशन, ये आपके पास में हो गए मोल, ये आपके पास में आ गए मास, ये आपके पास में आ गया वॉल्यूम। ठीक है, एडिक्टिव प्रॉपर्टी है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालोगे, 2 मोल पर केजी है, यानी कि ये 2 मोल हैं, और सॉल्वेंट का मास आपके पास में 1 केजी है। इस तरीके से 1 केजी को आप कैसे लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, यानी कि ये आपके पास में आ गया 1000 ग्राम। अब आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 2 इंटू 58.5,
जो कि आपके पास में 117 आ जाएगा। यहां से मास आ गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में आ गया 117 ग्राम। जब मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप मास ओवर डेंसिटी करोगे। मास आपके पास में 117 है, डेंसिटी आपके पास में ये भी ग्राम में है, और डेंसिटी आपके पास में 1.08 ग्राम पर ml है। तो ये जो आपके पास में आएगा ये मिलीलीटर में आएगा। इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 117 अपॉन 1.08 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1.117 अपॉन 1.08। और आप कैसे भी कर लो सेम वही चीज आएगी, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास में आता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल 2 है, वॉल्यूम आपके पास में 1.117 अपॉन 1.08 है। इसको यहां मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 2.16 अपॉन 1.117। हर तरीके से आपके पास में सेम टर्म ही आ रही है। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ट्रिक से कर लो। फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिक यूज करो, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको होमवर्क एन एक्वस सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल, मोलैरिटी दी है। अब इस केस में आपके पास में मोलैरिटी आ गई है, मोलैलिटी भी दी है, एम भी दे रखा है 2.5, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो भी आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है उसके अकॉर्डिंग करके। इसके बाद में एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलैरिटी दी है, डेंसिटी दी है, व्हाट इज द मोलैलिटी। अब आपको मोलैरिटी दी है, मोलैलिटी निकालनी है, सेम वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। डेंसिटी दे रखी है, डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद में अब आता है रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग द डाइल्यूशन। अब हम और एडवांस क्वेश्चंस पे चलते हैं। वैसे तो मैंने थोड़ा सा बता दिया था आपको कल। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आफ्टर इट हैज बीन डाइल्यूटेड बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया है, मैंने जब आपको कल लिया था तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया है, यानी कि हमने यहाँ पे, ये मेरे पास में एक बीकर है इस तरीके से। अब इस बीकर में मेरे पास में सॉल्यूट डिसॉल्व था, ठीक है, ये सॉल्यूट डिसॉल्व है। अब मुझे क्या करना है, यानी कि जब इसमें पहले सॉल्यूट डिसॉल्व था तो इसकी जो मोलैरिटी थी, मोलैरिटी m1 थी और वॉल्यूम v1 था, मतलब इसकी जो मोलैरिटी थी वो m1 थी। तो अब अगर मेरे पास में m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी मेरे पास में m1 है, नंबर ऑफ मोल b है। अब मैंने क्या किया है, दूसरी बार में मैंने इसके अंदर यहां पे अब मैंने इसमें पानी बढ़ा दिया, ये देखो पानी इंक्रीज कर दिया, सॉल्यूट उतने के उतने ही हैं, यानी कि सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं किया। तो अब इस केस में मेरे पास में मोलैरिटी m2 हो गई, नंबर ऑफ मोल nb है और वॉल्यूम ab। अब वॉल्यूम चेंज हो गया, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 2 हो गया, पहले जो आपके पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो 1 था। तो nb तो अभी भी सेम है, यानी कि ये मेरे पास में m2v2 और ये मेरे पास में m1v1 इज इक्वल्स टू nb और ये मेरे पास में इज इक्वल्स टू nb। तो फॉर्मूला जो हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते हैं, वो उतने के उतने ही रहते हैं। तो ये हम फॉर्मूला इस तरीके से डाइल्यूशन के लिए यूज करेंगे। इसके बाद में आपके पास में आता है रिजल्टेंट मोलैरिटी ड्यूरिंग द मिक्सिंग। अब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, पहले वाले में हमने क्या किया, सॉल्वेंट ऐड किया है, दूसरे वाले में आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो। तो जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो पहले वाला जो आपके पास में सॉल्यूशन था उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल होंगे अपने कुछ nb, दूसरे वाला जो सॉल्यूशन था ये माना 1 है, दूसरे वाला जो सॉल्यूशन था उसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल होंगे n2 और फिर तीसरे वाला जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो na प्लस nb करके आएगा इस तरीके से। यानी कि यहां पे आप लिखोगे m1v1 प्लस m2v2 गिव्स आउट m3v3 और v3 आपके पास में क्या होगा, वो आपके पास में v1 प्लस v2 होगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो यहां से आप मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, जब आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.4 NaOH, ये आपके पास में NaOH का एक सॉल्यूशन है और उसमें वाटर ऐड किया है।
उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया, यानी कि मेरे पास में जो सॉल्यूशन था ये 200 ml था और इसकी मोलैरिटी मेरे पॉइंट्स में 0.45 थी। यूनिट के साथ लिख रही हूँ क्योंकि अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करेंगे जरा क्या हो रहा है। तो ये आपके पास में पूरा सॉल्यूशन था। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, यानी कि अब ये आपके पास में आएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालूंगी तो वो मेरे पास में m1 इंटू V1 आएंगे और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है तो m2, और वॉल्यूम मेरे पास में कितना हो गया, पहले वॉल्यूम मेरे पास में 200 था और मैंने 300 मिलीलीटर ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा, ये m1 V1 अगर आप निकालोगे तो यहाँ लीटर से लीटर आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये लीटर से लीटर कैंसल हो गया, मिली नहीं कैंसल हुआ, लीटर कैंसल हुआ है। तो यहाँ पे जब आप m इंटू वी करोगे तो ये आपके पास में आएगा 200.4 को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास में आएगा 80 मिलीमोल इज इक्वल्स टू m2 500 मिलीलीटर, यानी कि m2 आपके पास में आएगा 80 मिलीमोल अपॉन 500 मिलीलीटर। मिली से मिली कैंसल हो गया तो आपके पास में ऑटोमेटिकली आंसर मोलैरिटी की टर्म में आ जाएगा, मोलैरिटी की यूनिट में आ जाएगा। तो पहले उसे कन्वर्ट मत किया करो, आपकी मर्जी। अगर आपको ये आदत पड़ी हुई है कि आप पहले ही कन्वर्ट कर लेते हो और आप कैलकुलेशन इजीली कर लेते हो तो आप वैसे कर लो, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका कैंसल हो गया, यहाँ 0 से 0, ये आपके पास में आ गया 2 से कर देते हैं, 2 4 8 25, तो ये आपके पास में 4/25, 4/25 को आप करोगे तो 0.16 के आसपास आंसर आएगा आपके पास में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है 0.250 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ 8 मोलर ग्लूकोज इज डाइल्यूटेड विद द मोलैरिटी 2 मोलर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है कि आपने कितना वाटर ऐड किया है, तो सिंपल सा है m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। तो m1 आपके पास में कितना है 0.8 इंटू 250 मिलीलीटर और m2 आपके पास में 0.2 और v2 आपको निकालना है, पर v2 नहीं निकालना, उन्होंने ये पूछा है कितना वाटर ऐड होगा, क्योंकि अगर आप इसको v2 लिख रहे हैं तो v2 आपके पास में v1 प्लस वाटर, कितना वाटर आपने ऐड किया है आपको वो उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में आएगा 0.8 250, ये मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो जाएगी तो वॉल्यूम आपके पास में मिलीलीटर में आएगा, ये मिलीलीटर में, क्योंकि ये भी मोलैरिटी है और मोलैरिटी है। तो 0.2 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ये आपके पास में 1000 ml आ गया। 1000 ml में से 250 ml आपके पास में ऑलरेडी था तो आपने कितना ऐड किया होगा, 750 ml ऐड किया होगा। ये आंसर मत कर देना, क्वेश्चन को ध्यान से करना बच्चा। आपसे पूछा है कितना पानी ऐड किया है। एक और चीज, हमेशा क्वेश्चन को बहुत ही शांति से और ध्यान से पढ़ो। कभी भी ये मत सोचो कि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक्चुअल में आप अपना टाइम सेव कर रहे हो और आप अपने क्वेश्चन को बहुत, आंसर को बहुत प्रिसाइज करते जा रहे हो। तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। अगर क्वेश्चन एक बार में आपको क्लियर नहीं हुआ है तो उसे दोबारा पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने में कभी भी गलती मत करो। 2 aqueous solution of NaOH are mixed। अब 2 सॉल्यूशन को आपने मिक्स किया है। 2 aqueous solution of NaOH are mixed 200 milliliter of 6 molar and 300 milliliter of 4 molar. If 100 ml of water is added, आपने 100 ml वाटर भी ऐड कर दिया, यानी कि अब आपने क्या किया, आपके पास में 2 सॉल्यूशन थे, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मेरे पास में ये 2 सॉल्यूशन थे, ठीक है, इसके बाद में इन दोनों सॉल्यूशन को आपने ऐड किया है, इन दोनों सॉल्यूशन को आपने ऐड कर दिया और ऐड करके आपने जो बनाया है, ऐड करके जो आपने बनाया है उसमें आपने पानी और ऐड कर दिया इस तरीके से। तो अगर मेरे पास में ये सॉल्यूशन M1V1 है, ये आपके पास में 200 इंटू 0.6, तो आपके पास में आएगा 1.2 120 मिली मोल, प्लस आपने क्या किया है 300 इंटू 0.4, तो ये आपके पास में ये भी सेम ही आएगा, ये भी आपके पास में आ गया, प्लस
120 मिलीमोल। इसके बाद में आपने जो सॉल्यूशन लिया है, फाइनल जो आपने सॉल्यूशन लिया है, उसकी मोलैरिटी आपको बतानी है। और यहां पे वॉल्यूम आपके पास में कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 प्लस 100 ml आपने उसमें वाटर भी ऐड किया है। तो ये आपके पास में आ जाएगा 240 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 600 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू m3। मिली से मिली कट गया, मोल पर लीटर में आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लो, 0 0 और 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2/5। तो ये आपके पास में 0.4 के आसपास आएगा। बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दे रखा है, तो प्रिसाइज ही आंसर निकालोगे आप इसको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद में आता है आपके पास में, अब आता है इक्विवेलेंट मास। अगर इक्विवेलेंट मास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अभी बोर्ड में जो सीबीएसई का नया सिलेबस है उसमें नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं, पर जेई एडवांस में आपके पास में नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, वैसे भी आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए। द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट रिएक्ट और प्रोवाइड 1 मोल ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज। आपकी 1 मोल रिएक्टिव स्पीशीज से कितना मास आपके पास में आ रहा है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में उस सब्सटेंस का, उसे आप इक्विवेलेंट मास कहते हैं। ये मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं H2O कहूं तो मुझे यहां पे 2H+ मिल रहे हैं, तो इसकी 1 मोल स्पीशीज से मेरे पास में इसके 2 ग्राम आ रहे हैं, ठीक है। या तो आप इस तरीके से करो, या फिर और बात करते हैं, अभी आगे आगे और चीजें लेते हैं। तो आपके पास में आता है यहाँ पे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, पर ये इक्विवेलेंट मास नहीं है अभी, वो अभी हम बात करेंगे। इसके बाद में इफ द मेजर यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिएक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट्स, यानी कि अब आपके पास में जो स्पीशीज दी है उसमें से उसके कितने आयंस आपको मिल रहे हैं, पर्टिकुलर कितने इक्विवेलेंट उसके मिल रहे हैं, तो उसे आप इक्विवेलेंट मास कहते हैं। इससे मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है HCl, HCl में मुझे केवल 1 हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, 1 क्लोराइड आयन मिल रहा है। पर अगर मैं यहां से H2SO4 लेती हूं तो मेरे पास में 2 हाइड्रोजन आयन है और 1 सल्फेट आयन है। यानी कि अगर मैं इसके 1 मोल में ले रही हूं तो मेरे पास में इसके 1 मोलर ही मिल रहे हैं, पर अगर मैं इसके 2 मोलर ले रही हूं तो मेरे पास में इसके 4 मोलर आ रहे हैं। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कितने मिल रहे हैं, कितने इक्विवेलेंट मिल रहे हैं। तो उसको या तो आप इस तरीके से याद रखो कि आपको पता है, फॉर्मूला पता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हो, बट एक्चुअली इक्विवेलेंट की टर्म में हम उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में आता है इक्विवेलेंट टर्म्स। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास जब भी आप निकालेंगे तो इक्विवेलेंट मास आपके पास में होता है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, उसका जो भी मोलर मास है, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब सारी लड़ाई n फैक्टर की है। n फैक्टर क्या होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी। अरे अरे इसमें n फैक्टर अलग है, इसमें n फैक्टर अलग है, इसमें n फैक्टर अलग है। मैंने तो बहुत सिंपल कर रखा है, आज मैं चार्ज का ध्यान रखती हूँ, बट तब भी आप लोग अलग अलग तरीके से करते हो तो वो भी बात करते हैं। बाद में ट्रिक ले लेते हैं कि यार ऐसे बहुत इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब मैंने फर्स्ट क्लास करी थी तो मैंने आपको बताया था एसिडिटी ऑफ बेस होती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व करेंगे। आपके पास में जो चार्ज ऑन आयन प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम निकालना है, आपको किसी एटम का इक्विवेलेंट, तो ये आपके पास में आएगा यहां पे इस तरीके से। यस, आपको किसी एटम का इक्विवेलेंट मास निकालना है, एटम का निकालना है या किसी एलिमेंट का या आयन का निकालना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी, उस एलिमेंट के ऊपर कितनी वैलेंसी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम का निकाल रहे हैं, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट आप निकालेंगे या इक्विवेलेंट मास आप निकालेंगे, तो सोडियम के आपके पास में मोलर मास 23 है और सोडियम की वैलेंसी आपके पास में 1 होती है, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी 23 होगा। बट अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हैं Mg के केस में, Mg के केस में अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो ये इक्विवेलेंट मास, इसका मोलर मास 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 12। तो इस केस में अगर आपको एटम दिया हो तो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपके पास में आता है
बेस, अगर आपको बेसिस का निकालना है, बेस में निकालना है, तो बेस में आपके पास में कितने OH आयन है रिप्लेसेबल, आप कितने OH आयन को रिप्लेस कर सकते हो, या फिर यू कैन कॉल इट एसिडिटी ऑफ बेस, एक बेस से आपको कितने OH आयन मिल रहे हैं, दैट इज द एन फैक्टर फॉर द बेस। यानी कि आपके पास में आता है, अगर आपको NaOH दिया है तो यहां पे आपके पास में Na+ और OH नेगेटिव, अगर आपको MgOH होल ट्वाइस दिया है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो Mg+2 2OH नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने आपको क्या था, मैंने तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक कर रखी है, चार्ज ऑन कैटायन, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैटायन। यहाँ पे सोडियम पर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, यानी कि इसका जो एन फैक्टर होगा वो आपके पास में 1 होगा, इसका जो एन फैक्टर होगा वो 2 होगा। या फिर आप OH आयन के अकॉर्डिंग कर लो कि यहाँ पे एक OH आयन रिप्लेसेबल है, यहाँ पे आपके पास में 2 OH आयन रिप्लेसेबल हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप AlOH होल थ्राइस ले लो, AlOH होल थ्राइस, तो यहाँ पे आपके पास में Al+3 और 3OH नेगेटिव। अब यहाँ पे आप कहोगे कि 3 OH रिप्लेसेबल है, मैं कहूंगी कि एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, तो दोनों तरीके से बात एक ही है, यानी कि नाइट्रोजन के पास में मतलब यहाँ पे जो इसका एन फैक्टर होगा वो 3 होगा। आप किसी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीजों को, बहुत इजीली कर लेते हो आप, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके पास में इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये वाले जो टॉपिक हैं आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा आप तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। रट्टाफिकेशन पे मत चलो, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस मत करो, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इवन आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपको यही डिफरेंस मिलेगा। मेरी क्लासेस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, मैं रट्टाफिकेशन नहीं कराती हूँ। अब ये जो 3 फॉर्मूले आपने किए थे, अगर इसमें से एक भी टर्म आप भूल गए, आपका आंसर गलत होना ही होना है। बट आपको ये पता है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एडिटिव प्रॉपर्टी है। टोटल नंबर ऑफ मोल का सम होता है, टोटल मास का सम होता है, टोटल वॉल्यूम का सम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, अगर आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, पर क्या हुआ, शुरू में किया, एंड तक जाते जाते भूल गए, टाइम नहीं मिला, फॉर्मूले रिवाइज नहीं करे, या फिर एग्जाम में बहुत टेंशन थी, फॉर्मूला भूल गए, तो क्वेश्चन आपको तब भी ऑप्ट करना है। ये बाद में दुख नहीं मनाना कि अरे मैंने पढ़ा था और मैं फॉर्मूला भूल गया, मैं नहीं कर पा रहा हूं या मैं नहीं कर पा रही हूं। तो बेटा ऐसा नहीं करना, यही मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करके चलने हैं। अब आता है एन फैक्टर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल। अब मैं इसे कैसे करूंगी, आपको दिया HCl, तो यहाँ पे आपके पास में H+Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे दिया है H2SO4। अब आप कहोगे मैम अब आप इसे कैसे करोगे, मुझे पता है सल्फेट आयन पे -2 चार्ज है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में एन फैक्टर 1 होगा, यहाँ पे एन फैक्टर मेरे पास में 2 होगा। अगर मैं H3PO4 अगर ले लूं तो मुझे पता है फॉस्फेट आयन पर +3 चार्ज होता है, सॉरी -3 चार्ज होता है, तो मेरे पास में एन फैक्टर 3 आ गया। आप हाइड्रोजन आयन से कर लो, आप चार्ज से कर लो, बात तो एक ही है, एन फैक्टर निकाल लो। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे वो उसके मोलर मास के इक्वल होगा, इसका इक्विवेलेंट मास निकालोगे डिवाइडेड बाय 2 होगा, 98, H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, 98 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 49 आ जाएगा। H3PO3 का निकालोगे डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, वो उसका इक्विवेलेंट मास आ गया। ठीक है बच्चा, इसके बाद में आपके पास में आता है नेक्स्ट, अगर आपको आयंस दिया हो, तो आयंस के केस में तो चार्ज ऑन आयन है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, तो जो भी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है आप उसको डिवाइड कर दो, वही उसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, वही उसका एन फैक्टर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के केस में उसकी वैलेंसी है, यानी कि आयन के केस में चार्ज है और एलिमेंट के केस में उसकी वैलेंसी है, तो दोनों ही तो बात एक है। अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हो तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता है 2 है, और मैग्नीशियम पे जो चार्ज आता है वो भी 2 है, तो दोनों केस में उसका इक्विवेलेंट वेट सेम ही तो आएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर क्यों रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से याद करो कि अगर आपको एलिमेंट या आयन दिया है, जो भी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और मैंने तो एसिड और बेस के लिए भी ऐसे ही कर दिया, एसिड के केस में एनायन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, बेस के केस में कैटायन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है, इस तरीके से कर दो। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद में अब आता है आपके पास में नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के
केस में आपके पास में द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन वही आपका n फैक्टर होगा। सेम वही चीज है, आप NaCl ले लो, NaCl में आपके पास में कैटायन के पास में +1 चार्ज है, एनायन के पास में -1 चार्ज है, तो आपके पास में n फैक्टर 1 आ गया। आप MgCl2 ले लो, जो मैक्सिमम चार्ज होगा आप उसे ही लोगे, Mg+2 और 2Cl नेगेटिव, Mg+2 और ये आपके पास में आएगा 2Cl नेगेटिव, तो यहां पे आपके पास में n फैक्टर 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप n, मतलब सबसे बड़ी बात है आपको n फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब अगर आपको n फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट मास आप निकाल लेते हो, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। नेक्स्ट आता है आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि आप मोल निकालते हो, मोल निकालने के लिए आप क्या करते थे, टोटल मास अपॉन मोलर मास करते थे, यही करते थे ना, जब हम नंबर ऑफ मोल निकालते थे तो टोटल मास अपॉन मोलर मास करते थे। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। सो द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दैट कंटेन और रिएक्ट विद द वन इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टिव स्पीशीज, या फिर N equivalent is defined by the 1 mole of reactive unit such as H+ ion, OH ion element or ions involved in the precipitation reaction। या फिर सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, जिसे हम G इक्विवेलेंट लिख देते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास में टोटल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। सिंपल, वहां क्या था, जब नंबर ऑफ मोल थे तो मोलर मास था, जब आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो इक्विवेलेंट मास है, और इक्विवेलेंट मास आपने निकाल दिया मोलर मास अपॉन n फैक्टर से, तो आप इसके अकॉर्डिंग ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। अब अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, मेरे पास में दे रखा है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रखा है, इसके मुझे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो मुझे पता है H2SO4 के केस में सबसे पहले मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूंगी। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकालूंगी तो इक्विवेलेंट मास मेरे पास में आएगा मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर मास मुझे पता है H2SO4 का 98 होता है, आप सॉल्व कर लेना, 16 चौक 64 और 32 और 2 वो आपका ऐड करके 98 आएगा, डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यहाँ पे 2 है क्योंकि H2SO4 के केस में आपके पास में n फैक्टर 2 होता है। या तो आप सल्फेट का चार्ज देख लो, या फिर टोटल हाइड्रोजन आयन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होने चाहिए आपके पास में, ये चीज ध्यान रखना, टोटल रिप्लेसेबल, कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर सकते हो, तो उस केस में आपके पास में ये आएगा 49। और अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो गिवन मास आपको 49 ग्राम दे रखा है, ये आपको 49 ग्राम दे रखा है, और इक्विवेलेंट मास भी आपके पास में 49 आ गया, तो ये आपके पास में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया तो नॉर्मेलिटी बहुत ही आसान चीज है, यानी कि नॉर्मेलिटी आपके पास में आती है, मोलैरिटी कैसे करते हो, मोल अपॉन वॉल्यूम, वहां मोल निकालते हो तो उसको कनेक्ट करते चलो, बहुत इजीली हो जाएगा। तो यहां पे जब आप नॉर्मेलिटी की बात करोगे तो नॉर्मेलिटी आपके पास में आएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट की बात करते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यूनिट भी आपके वहां पे मोल पर लीटर थी मोलैरिटी के केस में, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगी। यानी कि अगर मैं यूनिट लिखूंगी तो मैं यूनिट को लिखूंगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वहां पे मोल पर लीटर थी। तो जब आप मोल निकालते हो तो मास अपॉन मोलर मास करते हो, जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो या ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो तो आप गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास निकालते हो, और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप मोलर मास अपॉन n फैक्टर करते हो। तो ये इस तरीके से कनेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है बच्चा, इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं कैसे कैसे हैं। आपके पास में है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 7.3 ग्राम ऑफ HCl। आपके पास में वॉल्यूम दे दिया है AB का जो कि 500 ml है, is prepared by dissolving 7.3 ग्राम ऑफ HCl, यानी कि W ऑफ B या फिर W ऑफ HCl लिखना चाहते हो आप HCl लिख लो, आपकी मर्जी है। W ऑफ HCl आपको दे रखा है 7.3 ग्राम, मोलर मास 36.5 दे दिया। इन वाटर एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन n फैक्टर 1
व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो एक चीज, अगर आपका n फैक्टर 1 है तो जो आपकी मोलैरिटी होती है वही आपकी नॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि मोलर मास को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वही उसका इक्विवेलेंट मास आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है, इसमें तो आप मोलैरिटी निकाल दो और वही उसकी नॉर्मेलिटी होगी। तो यानी कि इस केस में अगर आप मोलैरिटी निकालते हो तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास करोगे, यानी कि 7.3 डिवाइडेड बाय 36.5 और वॉल्यूम आपको 500 मिलीलीटर दे रखा है, मिलीलीटर को लीटर में करोगे तो ये आपके पास में 0.5 लीटर आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर दो तो ये आपके पास में आएगा 7.3 36.5 इंटू 0.5, तो ये आपके पास में सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो आपके पास में आंसर आएगा वो आपके पास में मोलैरिटी आ जाएगी, और जो मोलैरिटी होगी वही आपकी नॉर्मेलिटी भी होगी, क्योंकि यहां पे आपका n फैक्टर 1, जब आपका n फैक्टर 1 होता है तो जो आपके पास में मोलैरिटी होती है वही आपकी नॉर्मेलिटी होती है। तो आपके पास में 7.3 डिवाइडेड बाय 36.5 0.4 आपके पास में नॉर्मेलिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास में 0.4। अब आता है 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 अब कैसे करेंगे, यहाँ पे अब आपके पास में आता है 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 is prepared by dissolving 3.16 ग्राम of KMnO4 in water. The acidic medium N फैक्टर यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, बट अब मैं आपको कुछ फॉर्मुलेज लिखवा देती हूँ ताकि आप उसके अकॉर्डिंग n फैक्टर आसानी से कर सको। तो मैं यहाँ पे एक मिनट देखते हैं जरा, यस यहाँ पे आपके पास में कुछ फॉर्मुलेज हैं तो आप लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप सबका कर सकते हो, यानी कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास लिख लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है, अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। तो आयन के केस में आप इसे करोगे मोलर मास या फिर एटॉमिक, इसको आप ले लो फॉर्मूला मास या फिर आप इसको फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग ही था ऐसे, तो मास ऑफ आयन अपॉन वैलेंसी या अपॉन चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है। इसके बाद में आपके पास में आता है एसिड और बेस का आप कर चुके हो, इसके फॉर्मूला मास ही इसको बोलते हैं, मास ऑफ आयन लिख के, या फिर आप इसको फॉर्मल मास भी लिख सकते हो, फॉर्मल मास। एक चीज और, एक मोलैरिटी होती है, एक आपकी फॉर्मेलिटी होती है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों सेम चीज है। फर्क क्या है, मोलैरिटी आप लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, फॉर्मेलिटी आप लेते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। यानी कि जब आप फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी में आपके पास में फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, नॉर्मेलिटी की आप बात करते हैं तो मोल, फॉर्मेलिटी की जब आप बात करते हैं तो आपको फॉर्मूला मास लेना पड़ता है, यानी कि मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला मास निकालना पड़ता है। तो फॉर्मूला मास आयंस के लिए होता है। रीजन क्या है, जब आप कोवेलेंट कंपाउंड करते हैं तो उसमें एक पूरा कंपाउंड प्रेजेंट है, जबकि जब आप आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो पूरा क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। तो उस क्रिस्टल में उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो उसका मोलर मास है आप वो लेते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, आप हमेशा फॉर्मेलिटी को उसी तरीके से पढ़ते हैं मोलर मास के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज्यादा कुछ अलग चीज नहीं है। अब आपके पास में एसिड और बेस की आप कर चुके हैं, इसके बाद में आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ या इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास में मोलर मास, जो भी आपको कंपाउंड का मोलर मास दिया है, और
इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय द कंपाउंड, कंपाउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, वो आप यहां पे लिखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय, आपके पास में अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा बाय रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपके पास में होगा तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है बच्चा, तो आप इसको यहां पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके पास में एक और चीज आती है, जैसे कि आपने यहाँ पे m1v1 इज इक्वल टू m2v2 किया था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 किया था, ऐसे ही आपके पास में होता है n1v1 इज इक्वल टू n2v2। और अब आता है आपके पास में रिलेशनशिप ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप क्या है? तो मोलैरिटी, पहले हम मोलैरिटी लिख लेते हैं। मोलैरिटी आपके पास में होती है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ AB इन लीटर। नंबर ऑफ मोल आपके पास में होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ AB इन लीटर। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मेलिटी आपके पास में होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि यहां पे आपके पास में आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट मास को आप कैसे निकालते हैं? मोलर मास इनटू एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहां पे आप लिखेंगे WB मास ऑफ B डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इनटू VAB, ये एन फैक्टर है। ठीक है, एन को मैं वहां पे मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी, तो मेरे पास में आएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू WB इंटू एन फैक्टर अपॉन MB इंटू VAB। ठीक है, और ये पूरी जो टर्म है ये मेरे पास में मोलैरिटी है। तो मेरे पास में जो फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो आता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। एन फैक्टर उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, एन नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 की अगर मुझे 1 मोलर दिए हैं तो मोलैरिटी 1 मोलर होगी, तो इसकी नॉर्मेलिटी आपकी 2 इंटू एम होगी, जो कि आपके पास में 2 आ जाएगी। ये फर्क है, ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। तो ये आपको वैसे भी पता चल रहा है, आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको लॉजिक लगा के चार्जेस पता होने चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपके पास में 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम आपको 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। मोलर मास KMnO4 का 158 दे रखा है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.16 ग्राम ऑफ द KMnO4। एन फैक्टर 5 दे रखा है। जब आपके पास में एन फैक्टर 5 है तो सबसे पहले आप इक्विवेलेंट मास निकाल दो। इक्विवेलेंट मास आपके पास में 158/5 करके आता है। ये एन फैक्टर कैसे आया? जब आप KMnO4 की रिड्यूसिंग रिएक्शन करेंगे तो KMnO4 आपका +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक्चुअली आपके पास में आता कैसे है ये KMnO4, जब आप इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन करते हैं तो ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये +7 है, 4 2 8 1, ये आपने आप क्लास 11th में किया था। क्लास 11th में जब आपने रेडॉक्स रिएक्शन करी थी तो +7 से +2 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 5। अभी हमने लिखा था गेन और लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो आपके पास में एन फैक्टर 5 आ गया, ये 158/5 आ गया। इक्विवेलेंट मास, तो आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास, मास ओवर मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आपके पास में आएगा 3.16 डिवाइडेड बाय 158 इंटू एन फैक्ट डिवाइडेड बाय 5, और वॉल्यूम आपके पास में 250 मिलीलीटर है। तो 250 मिलीलीटर को आप यहाँ पे 0.25 लीटर ले सकते हैं, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले गए
तो ये आपके पास में आ जाएगा 3.16 इंटू 5 अपॉन 158 इंटू 0.25। ये आपके पास में ग्राम इक्विवेलेंट थे और नीचे लीटर था, तो आपके पास में जो यूनिट आएगी वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर करके आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हमारी ये सारी थी। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नॉर्मेलिटी पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यू करोगे तो आपको याद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है इन अ टाइट्रेशन 25 मिलीलीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, n फैक्टर 1 है, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज 20 मिलीलीटर ऑफ 0.2n सॉल्यूशन। n फैक्टर यहाँ पे आपको 2 दे रखा है, पर ऑलरेडी आपको नॉर्मेलिटी ही दे रखी है। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन? यानी कि आपने क्या लिया है, NaOH प्लस H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन कराया है और यहाँ पे आपको मिला है Na2SO4 प्लस 2H2O। बैलेंस इक्वेशन आपको लेनी पड़ेगी, तो ये आपके पास में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया है 25 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, यानी कि इसके आपके पास में 25 ml है। नॉर्मेलिटी मुझे इसकी नहीं पता है। जब आप नॉर्मेलिटी लेंगे तो आपको n फैक्टर लेने, मतलब नॉर्मेलिटी ऑलरेडी वो n फैक्टर इंक्लूडेड करके दी हुई है, और यहाँ पे आपके पास में न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है 20 ml ऑफ 0.2n H2SO4। यानी कि आप कैसे करेंगे, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। तो ये आपके पास में 0.2 है और ये 20 ml है, और ये आपके पास में N1 आपको निकालना है और ये आपके पास में 25 ml है। तो N1 आपके पास में आ जाएगा 0.2 इंटू 20 ml अपॉन 25 ml। तो आपका मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, नॉर्मल आंसर आपका नॉर्मेलिटी की टर्म में ही आ जाएगा। और ये आपके पास में हो गया 0 और ये आपके पास में हो गया 40 250, तो ये आपके पास में आ गया 4/25, 0.16 के आसपास आएगा। 0.16 नॉर्मेलिटी आ गई। अब इसी नॉर्मेलिटी को वो आपसे मोलैरिटी की टर्म में पूछ लेंगे, NaOH की मोलैरिटी बतानी है, तो इस केस में आपके पास में इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों ही सेम होंगी, यही इसकी मोलैरिटी होगी 0.16 इंटू मोलैरिटी। क्लियर, क्योंकि NaOH का जो n फैक्टर है वो आपके पास में 1 है। बट अगर वो H2SO4 की टर्म में पूछता तो आप पहले उसकी नॉर्मेलिटी निकालते और फिर आप नॉर्मेलिटी का हाफ करते तो वो उसकी मोलैरिटी निकल आती। तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। ओके बच्चा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और एडवांस पे चलेंगे और एंड में जाके आपके एडवांस के मतलब जो भी क्वेश्चन है वो साथ के साथ एडवांस का पैटर्न या फिर वो सब लेते चल रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और हैक MCQs पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पे आप उसे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके बच्चा, बाय।